जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज हम रेलवे से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, लेकिन रेलवे में ये बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, चूँकि सिलेक्ट किए गए सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो ये कहाँ? मुंबई और ठाणे के मध्य में चलाई गई थी। और ये जो पहली रेल भारत की चलाई गई थी, ये 1953 में चलाई गई थी। 1953 में भारत की पहली रेल चलाई गई थी, और जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर। ठीक, तो 34 किलोमीटर मुंबई और ठाणे के बीच की दूरी कितनी है? 34 किलोमीटर। और ये जो ट्रेन चलाई गई थी, पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच, तो मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से, याद रखेंगे, मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। तो अगर डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा मुंबई के किस स्टेशन से चलाई गई थी पहली ट्रेन, किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में? तो बोरी बंदर स्टेशन से। और वर्तमान समय में ये जो बोरी बंदर स्टेशन है, इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रख दिया गया है। ठीक, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वर्तमान में हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो किसके समय में किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी, इसीलिए किसके समय किसने किया था ये माना जाता है लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न है, रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? तो याद रखेंगे, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। फिर से ध्यान देंगे, इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई जो हैं, यहाँ पे रेल सेवा आयोग के मुख्यालय हैं। तो प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है कि रेल सेवा आयोग का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है? तो क्या बताएंगे? इलाहाबाद भी है, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई, ये सारे मुख्यालय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? चौथा स्थान। और पूछेगा भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में 1825 में इंग्लैंड में पहली बार रेल चलाई गई थी, लेकिन भारत में 1953 में। और विश्व में पहली बार जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी? 1825 में। वो भी किस देश में? इंग्लैंड में चली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि सामान्य बजट से रेल बजट को कब अलग किया गया? तो ये 1824 में अलग किया गया। और अगला प्रश्न है, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का पूछ रहा है कि भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1984-85 में भूमिगत मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया, वो भी कहाँ से? कोलकाता से। ये भारत की बात कर रहा है। ठीक, भारत में कोलकाता से 1984-85 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। और 11वां प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1971 में भारत में पहला विद्युत इंजन का निर्माण शुरू किया गया था। और 12वां क्वेश्चन देखेंगे, यह है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे? पेरम्बूर और चेन्नई में है, पेरम्बूर। तो चेन्नई के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये हुसैनपुर, कपूरथला में। तो कपूरथला के हुसैनपुर में रेलवे कोच फैक्ट्री, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? पेरम्बूर, चेन्नई में। ठीक, अगला प्रश्न है, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। ये जो है समझौता और थार एक्सप्रेस, ये जो हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो वो कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कौन सा है? खड़गपुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल का खड़गपुर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। लेकिन यूपी का अगर पूछे तो यूपी का गोरखपुर, ठीक, तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो है ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश का, जबकि भारत का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म खड़गपुर है, पश्चिम बंगाल का खड़गपुर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है भारत में। और पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो कौन सा भारत का राज्य है जहाँ पे रेल मार्ग नहीं है? तो क्या बताएंगे? मेघालय है। मेघालय, ये अगर सेवन सिस्टर स्टेट्स पूछे या पूर्वोत्तर कहे, दोनों की बात वही है। तो पूर्वोत्तर यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पे मेघालय ऐसा राज्य है जहाँ की पे रेल की सुविधा ही नहीं है, वहाँ पे लाइन ही, रेल की पटरी नहीं बिछाई गई है। अगला प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी, रेलगाड़ी का नाम क्या है? डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में हो रहा है। तो याद रखेंगे, डेक्कन ओडिसी का परिचालन यानी डेक्कन ओडिसी जो ट्रेन है ये कहाँ पे चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। और डेक्कन ओडिसी ये किस तर्ज पे बनाई गई है? ये पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पे नई रेलगाड़ी है, ठीक। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होके गुजरता है? तो ये किससे? पश्चिमी घाट से होके गुजरता है। और अगला प्रश्न है, भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? तो कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकृत है? ये 30%, ठीक। और अगला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में कुल 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। अगला प्रश्न है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो याद रखेंगे, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर है। ये कई बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 1.676 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई, ये कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो अजमेर जिले के भिनाय में। तो अजमेर जिले के भिनाय में राजस्थान में पहली सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, पशु गणना 2003 के अनुसार राजस्थान में पशु घनत्व एवं सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला है। तो राजस्थान का पूछ रहा है, राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? 150 है, 150 है। और राजस्थान का सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो बाड़मेर है। अगला प्रश्न है, धामड़, कर्ण एवं अंजन, धामड़, कर्ण एवं अंजन ये क्या हैं? तो ये राजस्थान में घास की किस्में हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, दे दिया जाता है कि कर्ण का संबंध है, तो क्या बताएंगे? राजस्थान की घास से है। तो राजस्थान की घासें कौन कौन सी हैं? धामड़, कर्ण एवं अंजन हैं। तो ये भी प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भिवाड़ी का कहरानी अभी हाल खबरों में रहा। तो भिवाड़ी का जो कहरानी है वो किस लिए हाल ही में खबरों में रहा है? तो वो सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री के कारण रहा है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री के कारण भिवाड़ी का कहरानी खबरों में रहा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का स्वायत्त निकाय है, स्थापित है, ये कहाँ पे स्थापित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, भारत विश्व बैंक से वित्तीय समाप्ति जून 2010 तक सबसे अधिक ऋण प्राप्त करता रहा है। तो वो किस देश से प्राप्त करता रहा है? मैक्सिको से। अगला प्रश्न है, भारत के जीवमंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है निम्न सूची से, वह नवीनतम कौन सा है? तो भारत के जीवमंडल रिजर्व में कोल्ड डिजर्ट को जोड़ा गया है। तो कोल्ड डिजर्ट जो है ये बाद में जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के जीवमंडल रिजर्व में किसको जोड़ा गया है? कोल्ड डिजर्ट को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सही नहीं है नई निवेश नीति के संबंध में। तो नई निवेश नीति के संबंध में क्या सही नहीं है? ठस से पूर्व नीति 2008 में लागू की गई थी, ये प्रश्न पूछा जाता है, यही रिपीट किया जाता है। तो सेम यही आपको टिक करना रहता है। अगला क्वेश्चन है, G8 मस्कोका पहल
संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? मातृक एवं बच्चों के स्वास्थ्य प्रोत्साहन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? ये त्रिपुरा है। तो याद रखेंगे त्रिपुरा हो गया। जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से केंद्र शासित हैं, कौन से केंद्र शासित नहीं हैं, इन सब को आप परीक्षा से पहले जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि रेलवे में ये हमेशा पूछे जाते हैं इन सब से प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा से तटस्थ। ठीक। अगला प्रश्न है, पुस्तक वन नाइट एट कॉल सेंटर, वन नाइट एट कॉल सेंटर के लेखक कौन है? चेतन भगत हैं। वन नाइट कॉल सेंटर के लेखक चेतन भगत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? तो ये अर्जेंटीना से हैं। तो याद रखेंगे माराडोना जो हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं। अब देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में देख लीजिएगा प्रधानमंत्री, देखिए जो पड़ोसी, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्यमंत्री, मुख्य जो राज्य हैं, जैसे दक्षिणी राज्य जो भारत के हैं, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, और जैसे कश्मीर हो गया, तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं इन लोगों को जरूर एग्जाम से पहले देख के, खास करके रेलवे के एग्जाम में जरूर 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं, पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से पूछ लेता है, या अन्य देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परीक्षा से पहले जरूर इन सारी चीज़ों को देख के जाएंगे। इसको नहीं देखेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये चूंकि सीरीज हमने पहले की बनाई हुई थी तो वर्तमान में सबका रट लेंगे। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, ये भी सब का वर्तमान में परीक्षा से पहले आप देख के जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति का नाम ना, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्यमंत्रियों का नाम, और पड़ोसी देशों या जो जैसे अमेरिका हो गए, ब्रिटेन हो गए, इन सब के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम जरूर देख लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ईरान के राष्ट्रपति का नाम। तो इस प्रकार से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 2010 में नागा छात्रों की केंद्रीय राजमार्ग नाकाबंदी से संबंधित प्रभावित राज्य था, तो ये कौन सा प्रभावित राज्य था? मणिपुर था। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के मंत्रिमंडल सचिव हैं, तो इसको वर्तमान में कौन मंत्रिमंडल के सचिव हैं? तो इसको भी आप देख लेंगे। करंट की जो चीज़ें हैं उसको आपको करंट एक जगह अलग से नोट कर लेंगे, नहीं तो अगला वीडियो हम करंट से ही संबंधित बनाएंगे, उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन करंट का एग्जाम देते समय देख लीजिएगा, एग्जाम देने के जस्ट पहले। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने 11 सितंबर 2010 के दिन शपथ ली थी वह कौन है? तो देखिए झारखंड हो गए और जम्मू कश्मीर हो गया, पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, इन सब के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कब शपथ ले रहे हैं, क्या खासियत है, ये सब देख लेंगे। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो याद रखेंगे म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, चूंकि पड़ोसी देश सार्क के सदस्य हैं, तो म्यांमार भी पड़ोसी देश में आता है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है म्यांमार है कि नहीं सार्क का सदस्य। तो याद रखेंगे म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, CII भारत उद्योग परिसंघ, इसी को क्या कहेंगे? CII को भारत उद्योग परिसंघ, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं? इसको भी देख लेंगे। ठीक। इसको नहीं, ये हमने चूंकि पहले ही इसको क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया था, छांट लिया था, इसलिए वर्तमान में सबका देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पास्को एक कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी को 52,000 करोड़ रुपए निवेश करने का इरादा है, कहाँ पे, मतलब कहाँ में? तो ये उड़ीसा में। ठीक है। तो उड़ीसा में ये पास्को एक कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो 52,000 करोड़ रुपए निवेश करने का इरादा था, कहाँ पे? उड़ीसा में। ये करंट अफेयर्स की चीज़ है, तो करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ लेना है, लेकिन ये टॉपिक हम टच कर दे रहे हैं कि क्या क्या आपको करंट में पढ़ना है रेलवे के लिए खासकर। अगला प्रश्न है, केयर्न एनर्जी का मुख्यालय है, तो ये कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है। केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पे? स्कॉटलैंड में है। अगला प्रश्न है, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो ये गरम मसाले के संवर्धन के लिए जाना जाता है। केरल किससे संबंधित है? गरम मसाले से संबंधित है। ठीक। तो इसी के लिए ये जाना जाता है, इसी के संवर्धन के लिए। अगला प्रश्न है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो जो चट्टान पर पादप उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? शैलोद्भिद। ठीक।
तो शैलोदभिद ये क्या हैं? ये चट्टान पर उगने वाले पादप हैं। पादप मतलब प्लांट यानी पौधे होते हैं। तो शैलोदभिद जो हैं ये चट्टान पे उगने वाले पादप हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है ये वनस्पति का संग्रह है, स्थानीय वनस्पति का। और अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। याद रखेंगे, ये रेलवे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे डायनोसॉर का कब्रिस्तान कहा गया है? तो किसको? मोंटाना का, ठीक, मोंटाना। अगला प्रश्न है 53वां, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो वो फेल। तो ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये कई परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि फेल कैसा जीव है। स्तन, तो वहाँ पे ऑप्शन आपको क्या दिया जाता है? स्तनपायी यानी स्तनधारी। तो फेल याद रखेंगे, ये स्तनधारी है। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य ईरानों के लिए जाना जाता है? अभ्यारण्य ईरानों के लिए जाना जाता है, तो किसके लिए अभ्यारण्य ईरानों जाना जाता है? तो ये कांजीरंगा के लिए जाना जाता है अभ्यारण्य ईरानों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेला सबसे ज़्यादा किस जिले में भरते हैं? तो यहाँ पे क्या, वह कौन सा जिला है? वो नागौर है, राजस्थान में पूछा जा रहा है, ठीक। तो क्या है? नागौर। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सही नहीं है। तो क्या नहीं सही है? राजसमंदर झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर है और यह उदयपुर जिले में है। ये गलत है, ठीक, इसको याद रखेंगे, ये गलत है। अगला प्रश्न है, चूंकि जो ऑप्शन दिया जाता है तो यही एग्जैक्ट ऑप्शन दिया जाता है छांटने के लिए कि कौन सा गलत है, और 3 सही दिया रहता है, यही गलत है, ठीक। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है? कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि पशुपालन करना जो है ये मिश्रित कृषि में शामिल किया गया है। चूंकि यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी अलग से प्रश्न पूछता है कि पशुपालन है, तो वहाँ पे ऑप्शन में क्या रहता है? मिश्रित कृषि, ठीक। पशुपालन क्या है? मिश्रित कृषि है, ठीक। और कई प्रकार की फसलें तो हैं ही कृषि में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। तो किस लिए? पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का मेवा नगर जो है ये वहाँ पे पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, इसीलिए वो प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। तो ये कब करवाया था? ये 1927 ईस्वी में करवाया था। सतलज नदी से फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। तो याद रखेंगे, गंगा नहर जो है, गंगा नदी नहीं, ये नहर है। तो गंगा नहर जो है ये कहाँ से निकाली गई है? सतलज नदी से फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। और ये कब निकाली गई थी, यानी कब इसका निर्माण किया गया था? 1927 में करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? गंगा सिंह ने इसको करवाया था, ठीक। तो ये इसमें कई प्रश्न हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये राजस्थान एवं पंजाब में नहीं है। तो देखिए, जैसे प्रश्न पूछा जाता है वैसे ही हमने आपको ऑप्शन वाला ही सिलेक्ट करके दिया हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यही आपको एग्जैक्ट मिलेगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो राजस्थान एवं पंजाब में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं रहता। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक कथन सही नहीं है। तो वो कौन सा? सार्वजनिक निजी साझेदारी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। तो ये सही नहीं है, यानी ये गलत है, ठीक। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम में एक जापानी कंपनी से निमराड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयां स्थापित करने के लिए MOU
हस्ताक्षरित किया हस्ताक्षरित किया वह जापानी कंपनी है, तो वो कौन सी जापानी कंपनी है? जेट्रो। जापानी कंपनी का नाम क्या है? जेट्रो है। ठीक, तो याद रखेंगे जेट्रो कंपनी है। अगला प्रश्न है, एक कार कंपनी को कारें बनाने के लिए खुसखेड़ा में 600 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। यह कंपनी है, तो जिसको ये भूमि आवंटित की गई वो कौन सी कंपनी थी? होंडा सियाल। ठीक, होंडा सियाल को। अगला क्वेश्चन है, 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JB ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित हैं। तो ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये किससे संबंधित हैं? ये पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित हैं। ठीक, पेट्रोलियम अन्वेषण का मतलब पेट्रोलियम की खोज से संबंधित हैं ये सारे ब्लॉक्स। ठीक, तो इन ब्लॉक्स का नाम याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पेट्रोलियम की खोज से संबंधित निम्न में से कौन सा है, तो इसमें से कोई ना कोई आपको ब्लॉक का नाम दे देगा। ठीक है, तो इन ब्लॉक का नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, तो कौन लेता है? भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक लेती है। 66वां क्वेश्चन है, पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई, जो जानी जाती है तो किस नाम से? रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया का काल से जाना जाता है वो घटित हुआ था, तो वो कब घटित हुआ था? 1899 से 1900 AD में। 1899 से 1900 AD में भयंकर अकाल पड़ा था, जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मोका काफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है, तो मोका काफ़ी जहाँ उगाई जाती है वो स्थान कौन सा है? यमन। तो याद रखेंगे यमन में कौन सी काफ़ी उगाई जाती है? मोका काफ़ी उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है, तो दक्षिण अफ्रीका का जो ब्राज़ील का पठार है वो खनिज भंडार क्षेत्र है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो खनिज भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ से? ब्राज़ील के पठार से पाए जाते हैं, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, सेलिबिज सागर जहाँ है वह है, तो सेलिबिज सागर कहाँ पे है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में है। अगला प्रश्न है, कालीमंतर जिस द्वीप का अंग है वह है, तो कालीमंतर किस द्वीप का अंग है? होन्सु का। ठीक, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। कालीमंतर द्वीप जो है ये किसका अंग है? होन्सु का अंग है। ठीक, 72वां प्रश्न है, बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो बाकू किसके खनन के लिए? खनिज तेल के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे बाकू जो है ये तेल यहाँ से निकलता है, तेल खनन के लिए जाना जाता है बाकू। अगला प्रश्न है, जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है, तो चिली किस लिए प्रसिद्ध है? नाइट्रेट की वजह से। तो चिली में क्या होता है? दक्षिणी अमेरिका का ये देश है कौन सा? चिली। तो चिली में नाइट्रेट पाया जाता है, इसीलिए चिली को जाना जाता है, चिली नाइट्रेट की वजह से प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है 74वां, निम्न में से सही कथन है, तो सही कथन कौन सा? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ हैं। ठीक, 75 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है, तो किस लिए समृद्ध है? किस संसाधन में? खनिज संसाधन में। तो भारत में जो खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से पाए जाते हैं, तो यहाँ लगभग हर प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लगभग। ठीक, तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है, तो कहाँ पे है? कर्नाटक। भारत में खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता यानी कहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज दबा हुआ है भारत में? तो कर्नाटक में दबा हुआ है, सबसे ज़्यादा संपन्न है।
अगला प्रश्न है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तो क्या नाम है? कोरोमंडल। देखिए तट का नाम और भी हैं, तो सारे जैसे कोरोमंडल, कोंकण तट, कनाडी, मालाबार, इन सब तट का नाम देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक कोंकण होता है, कहाँ से कहाँ तक मालाबार, कहाँ से कहाँ तक कनाडी। तो ठीक, तो ये चूंकि कोरोमंडल कई बार पूछा गया है, बार बार ये पूछा जाता है, इसकी इसलिए इसको हमने शामिल किया। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं, तो किस कारणों से? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण से। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ही तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः होती है। अगला प्रश्न है मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो कैसा है मणिपुर का धरातल? अधिकांशतः ये पर्वतीय है। ठीक। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो वो क्या है? वन। ठीक। पश्चिमी हिमालय संसाधन जो है, यानी पश्चिमी हिमालय में किस चीज़ का संसाधन है? तो वो वन संसाधन है, वन पाया जाता है ज़्यादा पश्चिमी हिमालय में। अगला प्रश्न है कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो वो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है कपिली। ठीक। सॉरी, ब्रह्मपुत्रा जो है ये कपिली की सहायक नदी है। ठीक। अगला प्रश्न है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ पे होगा, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो वो कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है। तो याद रखेंगे राजस्थान के जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण का विस्तार जिस जिले का है वह है, तो उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो चित्तौड़गढ़ का है। अगला प्रश्न है पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे है वह है, तो वो कितने क्षेत्र को? 60% क्षेत्र को घेरे हुए है। 85 नंबर का प्रश्न है 56 बेसिन जिस जिले में है वह है, तो 56 बेसिन किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है 56 बेसिन। याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि 56 बेसिन कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे? बसवाड़ा में है। अगला प्रश्न है राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, तो कहाँ पे? जैसलमेर में, जैसलमेर। ठीक। अगला प्रश्न है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी जो है ये खारी नदी अपवाह तंत्र है। ठीक। अगला प्रश्न है प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है, तो वो क्या है? मच्छर हैं। मच्छर जो हैं ये प्लाज्मोडियम परजीवी के वाहक हैं। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये क्या है? कृत्रिम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है, तो वो कौन सा है? यूरिया है, जो प्रयोगशाला में बनाई गई थी। ठीक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है, तो सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल एक ऑर्गेनिक अम्ल है। अगला प्रश्न है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो वो क्यों तैरता है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पे तैरता है। और एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि अगर एक गिलास पानी से भरे एक गिलास को रख दिया जाए और अगर बर्फ जम जाए उस गिलास में, तो बर्फ की सतह उठ जाएगी, कम हो जाएगी। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बर्फ से भरी गिलास के ऊपर तक बर्फ भरी हुई है, कुछ सेंटीमीटर दे देगा और पूछेगा कि जब बर्फ गलेगी तो क्या पानी बाहर गिरेगा कि नहीं, तो वो वाटर लेवल बराबर रहेगा, तो पानी बाहर नहीं गिरता जब बर्फ गलती है। तो ठीक। अगला प्रश्न है पेट्रोल में होता है, तो पेट्रोल में क्या? हाइड्रोजन व कार्बन होता है। याद रखेंगे हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। अगला प्रश्न है पत्तियां क्यों हरी दिखते हैं, यानी पत्ती का जो हरा रंग होता है वो किस वजह से होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जवाब क्या होगा
केवल हरे वर्ण का अवशोषण करता है, यानी हरे वर्ण के अवशोषण के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, यानी जो हरा रंग आता है उस हरे रंग को अवशोषित कर लेती हैं, ये पत्तियां सोख लेती हैं, इसीलिए ये हरे रंग की दिखती हैं। अगला कारण है माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार का माइक्रोस्कोप का लेंस होता है? वो अवतल उन्नतोदर, ये लिखा है, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए अवतलोत्तर, ठीक, अवतलोत्तल होता है माइक्रोस्कोपिक का लेंस। अगला प्रश्न है ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? तो वो किससे? अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से बचाता है। ओजोन जो है वो विकिरण से बचाता है, पराबैंगनी किरण से बचाता है, अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से बचाता है। अगला प्रश्न है रामन इफेक्ट, रामन नहीं यहाँ पे रमन होना चाहिए, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। तो क्या विकसित किया गया है? गुप्तचर जांच यंत्र। तो जो गुप्तचर जांच यंत्र है वो रमन इफेक्ट से यानी रमन प्रभाव से विकसित किया गया। अगला प्रश्न है जुलाई 2010 में इसरो ने निम्न वाहन द्वारा 5 उपग्रह छोड़ा था। वो किस उपग्रह से छोड़ा था? 2010 में 5, तो वो क्या था? PSLV, ठीक। PSLV के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, रेलवे में पूछा जाता है PSLV और भी जो भी प्रक्षेपास्त्र हैं, ठीक, उनको। अगला प्रश्न है प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। तो वो क्या है? जीवाणु हैं, यानी बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया के वजह से ही दही जमती है। ये दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी है जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जीवाणुओं के माध्यम से ही दही जमाई जाती है। अगला प्रश्न है विश्वमारी यानी विश्व महामारी, यहाँ होना चाहिए विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। तो जो H5N1 इन्फ्लुएंजा है ये वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी थी, ये वैश्विक महामारी थी। तो ये इसको क्या कहते हैं? बर्ड फ्लू। यानी बर्ड फ्लू का जो मेन नाम है वो नाम क्या है? H5N1 इन्फ्लुएंजा, ये बर्ड फ्लू का मेन नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, पानी में निम्न में से एक की अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो वो किसके वजह से? नाइट्रेट्स के वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में, कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके वजह से होता है? तो पानी में नाइट्रेट के कारण होता है, पानी में नाइट्रेट्स के कारण होता है। तो ये तो आज के 100 क्वेश्चंस थे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार के हम और भी सीरीज लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।